स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल प्रफुल्ल केमिस्ट्री क्लासेस में, जहां हम लोग आज सॉलिड स्टेट चैप्टर का कंप्लीट MCQ करने वाले हैं, स्पेशली डेडिकेटेड फॉर झारखंड एकेडमिक काउंसिल, है ना। ये वीडियो झारखंड एकेडमिक काउंसिल के स्टूडेंट्स को, हाँ बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स को या स्टेट लेवल के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए डेडिकेटेड है। तो इस वीडियो में आपको सॉलिड स्टेट चैप्टर जो आपका चैप्टर नंबर 1 है उसके सारे MCQs, है ना, मैंने 50 MCQ कलेक्ट किया है जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इंक्लूड करेगा। साथ साथ झारखंड बोर्ड ने अब तक कभी भी मॉडल क्वेश्चन दिया होगा उसको भी इंक्लूड किया है मैंने। इस पूरे वीडियो में 50 क्वेश्चन सॉलिड स्टेट चैप्टर के मैं कोशिश करूंगा कि कवर कर दूं एक वीडियो में, अगर कवर कर पाया तो ठीक है। इसको करने के बाद आपको ये वीडियो को बहुत इंपॉर्टेंट है, या वीडियो आपको पूरा देखना है क्योंकि इस वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चंस को कलेक्ट किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा और लाइक कमेंट कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगे तो, ठीक है। कंप्लीट सॉलिड स्टेट चैप्टर का जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं झारखंड बोर्ड में, जो अब तक आए हैं या आ सकते हैं आपके एग्जामिनेशन में, वो सारे कवर हुए हैं इसमें, ठीक है। चलिए तो देखिए, मैंने इसका थंबनेल भी यही लगाया है, बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड मॉडल क्वेश्चंस विद कंप्लीट कॉन्सेप्ट में देने वाला हूं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस पूरे वीडियो को मैंने, है ना, DPPs के थ्रू अपने ऑफलाइन क्लासेस में दिया है ना। तो टॉपिक वाइज आपका MCQ है, तो जो टॉपिक आपका लिखा हुआ है उसी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। जैसे पहला टॉपिक आपका ये है, जब आप सॉलिड स्टेट चैप्टर पढ़ते होंगे तो शुरुआत में आपको जनरल कैरेक्टरिस्टिक सॉलिड का और सॉलिड का क्लासिफिकेशन मिलता है, उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं। टॉपिक वाइज करने से फायदा ये हो जाता है कि जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, रिवाइज आप कर रहे हैं, तो टॉपिक पढ़िए उसके MCQs को करिए, टॉपिक पढ़िए उसके MCQs को करिए। ऐसे करने से आपका प्रिपरेशन ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। तो क्वेश्चंस आपके सामने है और ऑब्जेक्टिव है और ऑप्शंस भी आपके सामने, आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं इन सभी क्वेश्चंस को, है ना। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, Which of the following is not characteristic property of solid state? इनमें से सॉलिड स्टेट का प्रॉपर्टी कौन नहीं है? पहला ऑप्शन, दे हैव डिफिनिट मास वॉल्यूम एंड शेप। ये तो बचपन से पढ़े थे, सॉलिड का मास वॉल्यूम और शेप जो है वो फिक्स होता है, ये सही बात है। आंसर ये नहीं होगा क्योंकि आपसे पूछा है कि कौन सा सॉलिड स्टेट का प्रॉपर्टी नहीं है। इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स आर शॉर्ट, बिल्कुल सॉलिड के अंदर पार्टिकल बहुत नजदीक होते हैं, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है ना। मतलब ये ऑप्शन सही है, ऊपर आपका पूछा है सॉलिड स्टेट का प्रॉपर्टी कौन नहीं है। सी है, देयर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल डज नॉट हैव फिक्स्ड पोजीशन एंड कैन मूव फ्रीली। बहुत गलत बात, सॉलिड के अंदर पार्टिकल इतने नजदीक होते हैं कि मूव करने का कोई स्पेस ही नहीं होता है ना। ये हम लोग जानते हैं कि इसके पार्टिकल नजदीक इतने होते हैं कि इनके पास मूव करने का स्पेस नहीं होता है। और यहां लिख दिया देयर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल डज नॉट हैव फिक्स्ड पोजीशन, गलत बात, फिक्स पोजीशन होता है। एंड कैन मूव फ्रीली, नहीं, ये मूव नहीं कर पाता है, तो ये गलत बात है। लास्ट पॉइंट है आपका, दे आर इनकम्प्लीट, इनकम्प्रेसिबल एंड रिजिड, है ना। ये हम लोग जानते हैं कि सॉलिड इनकम्प्रेसिबल और रिजिड होता है, तो इसका मतलब ये आंसर आपका कौन सा सही हो जाएगा? सी आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है, ऐसा नहीं होता है। सॉलिड के पार्टिकल आसानी से मूव नहीं कर सकते हैं और यहां लिख दिया है फ्रीली मूव करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा सी, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज नॉट। आप लोग पढ़े होंगे सॉलिड दो टाइप के होते हैं, है ना। एक होता है आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक होता है आपका एमोर्फस सॉलिड, है ना। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ा होगा कि क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर पार्टिकल जो है एक फिक्स पोजीशन पे होते हैं और एक खास तरह का अरेंजमेंट बनाते हैं, एक 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट बनाते हैं। जैसे तैसे पार्टिकल नहीं होता है, एक अरेंजमेंट होगा। जबकि एमोर्फस के अंदर पार्टिकल का कोई अरेंजमेंट नहीं होगा, पार्टिकल जैसे तैसे होंगे, कोई फिक्स आपको लगेगा नहीं, पार्टिकल जहां तहां होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड का अंदर एक प्रॉपर्टी आप सुने होंगे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है वो आपका एनआइसोट्रोपिक होता है। एनआइसोट्रोपिक का मतलब क्या होता है कि आप अगर अलग अलग डायरेक्शन से कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी को मेजर करना चाहें, जैसे इस डायरेक्शन से फिजिकल प्रॉपर्टी को मेजर करना चाहें, इस डायरेक्शन से फिजिकल प्रॉपर्टी को मेजर करना चाहें, और अगर वैल्यू अलग अलग आए, तब इस चीज को बोलते हैं एनआइसोट्रोपिक। क्या बोलते हैं?
एन आइसोट्रोपिक, मतलब इस डायरेक्शन से मेजर किया कुछ और वैल्यू आया, इस डायरेक्शन से मेजर किया कुछ और वैल्यू आया, अलग अलग डायरेक्शन से कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे कि रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, अगर अलग अलग डायरेक्शन से मेजर करने का कोशिश किया जाए और वैल्यू अलग अलग आए, जैसे इधर से मेजर किया है वैल्यू 5, इधर से मेजर किया वैल्यू आया 4, अगर ऐसा हो रहा है तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं एनाइसोट्रोपी, और ये जो है क्रिस्टलाइन शो करता है। जबकि एमोर्फस में क्या होता है कि आप किसी भी डायरेक्शन से, है ना, फिजिकल प्रॉपर्टी को मेजर करना चाहे, वैल्यू सेम आता है, और इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं आइसोट्रोपी। क्या बोलते हैं? आइसोट्रोपी। यानी कि क्रिस्टलाइन एनाइसोट्रोपिक होता है और एमोर्फस आइसोट्रोपिक होता है। तो आपसे पूछ रहा है कि क्रिस्टलाइन प्रॉपर्टी का कौन सा प्रॉपर्टी नहीं है, क्रिस्टलाइन सॉलिड का कौन सा प्रॉपर्टी नहीं है, कि क्या नहीं है, तो बोलिए क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या नहीं होता है, तो आइसोट्रोपी नहीं होता है। जबकि क्रिस्टलाइन एनाइसोट्रोपिक तो होता ही है, क्रिस्टलाइन हार्ड भी होता है, क्रिस्टलाइन डेंस भी होता है, आइसोट्रोपी नहीं होता है। इसलिए क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका बी, जो 2 का आंसर आपका हो जाएगा बी। ठीक है, तो आप में ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ आपको आंसर बता रहा हूं, आंसर बताने के साथ साथ इसका एक्सप्लेनेशन भी साथ साथ मैं देते जा रहा हूं, इसलिए आप ध्यान से, सिर्फ आपको क्वेश्चन बनाना नहीं है, बाकी आपको क्वेश्चन का डेप्थ में भी जाना है। अब अगला क्वेश्चन आता है, और ये आपके झारखंड बोर्ड 2019 का क्वेश्चन है। H2O आइस इन एग्जाम्पल ऑफ, है ना, H2O किस तरह के सॉलिड का एग्जाम्पल है? ठीक, आपका ऑप्शन है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड और नन ऑफ दीज। तो ध्यान रखिएगा, H2O में आपने 11 में भी पढ़ा होगा, एक तरह का बॉन्ड होता है जिसका नाम है हाइड्रोजन बॉन्ड, है ना। बोलिएगा सर आपको कैसे पता चला इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है? तो देखिए, हाइड्रोजन बॉन्ड होने के लिए 2 कंडीशन चाहिए, एक तो आपका हाइड्रोजन होना ही चाहिए, और साथ साथ 3 एलिमेंट है पूरे पीरियोडिक टेबल में, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। यही 3 एलिमेंट अगर हाइड्रोजन से सीधे कनेक्टेड हो तभी वो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, और अगर हाइड्रोजन बॉन्ड कोई मॉलिक्यूल बना रहा है तो उसका जो सॉलिड होगा उस तरह के सॉलिड को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो H2O में चूंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है तो इसके मॉलिक्यूल्स आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, इसलिए ऐसे सॉलिड्स को कहा जाता है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो H2O आइस एन एग्जांपल ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, यानी कि 3 का आंसर आपका हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन क्रिस्टलाइन और एमोर्फस? इनमें से कौन एमोर्फस सॉलिड है ना, इनमें से कौन एमोर्फस सॉलिड है? तो आप देख रहे हैं ऑप्शन, देखिए डायमंड, है ना, ये आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ग्रेफाइट ये भी आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड है, कॉमन सॉल्ट ये भी आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ग्लास आपका एमोर्फस सॉलिड होता है ना। ग्लास के अंदर एमोर्फस सॉलिड वाला प्रॉपर्टी होता है। एमोर्फस सॉलिड किसको कहते हैं? अभी मैंने आपको बताया, जिस सॉलिड के पार्टिकल कोई खास अरेंजमेंट नहीं बनाए, पार्टिकल नजदीक नजदीक तो होगा लेकिन कोई अरेंजमेंट नहीं बनाए, वैसे सॉलिड को कहा जाता है एमोर्फस सॉलिड। ठीक है, ये ट्रू सॉलिड नहीं होते हैं, ये स्यूडो सॉलिड होते हैं। स्यूडो सॉलिड का मतलब ये रियल सॉलिड नहीं है, इसके अंदर सॉलिड का सारा प्रॉपर्टी नहीं होता है, ऐसे सॉलिड्स को कहा जाता है एमोर्फस सॉलिड, और ग्लास आपका एमोर्फस सॉलिड है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, तो फर्स्ट स्लाइड में 4 क्वेश्चंस आपके कवर हुए, और उम्मीद करता हूं आपको चारों का एक्सप्लेनेशन, आंसर के साथ एक्सप्लेनेशन भी समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड में इसमें आपके 3 क्वेश्चंस हैं और टॉपिक वही है आपका, है ना। पहले आप खुद से वीडियो को पॉज करके भी बनाने का कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपका बनता है खुद से क्वेश्चंस तो समझ लीजिए आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है। चलिए अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एमोर्फस? इनमें से एमोर्फस का एग्जांपल कौन है? जस्ट आपने पढ़ा, एमोर्फस का एग्जांपल कौन है? NaCl, ZnS, ग्लास, SiC। सिर्फ यही क्वेश्चन हो गया जो आपने भी पढ़ाया, सेम क्वेश्चन पढ़ा है। एमोर्फस का एग्जांपल कौन है? बोलिए ग्लास। बाकी ये भी क्रिस्टलाइन है, ये भी क्रिस्टलाइन है, ये भी क्रिस्टलाइन है। ठीक है, बाकी ये क्रिस्टलाइन के अंदर ये कहलाता है आयनिक सॉलिड, ये भी क्रिस्टलाइन के अंदर कहलाता है आयनिक सॉलिड, और सिलिकॉन कार्बाइड क्या कहलाता है बताइए? ये कहलाता है नेटवर्क सॉलिड। क्या कहलाता है आपका? नेटवर्क सॉलिड। ठीक है, ये ऐसे मैंने आपको बता दिया। अगर क्वेश्चन ये कहता कि इनमें से कौन नेटवर्क सॉलिड है तो आप कह सकते हैं SiC। ठीक है, चलिए ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। आयोडीन मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड इन क्रिस्टल लैटिस बाय, आयोडीन के मॉलिक्यूल क्रिस्टल लैटिस में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनाते हैं? तो देखिए, आयोडीन आपका होता है, आयोडीन का फॉर्मूला क्या होता है? I2, और I2 का स्ट्रक्चर ये होगा आपका I बॉन्ड I, है ना। अब अगर किसी कंटेनर में या कहीं पे आयोडीन रखा हुआ है ना, तो इनके मॉलिक्यूल्स आपस में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनाते हैं? देखिए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इनके मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इसका नाम होता है लंडन डिस्पर्सिव फोर्स। क्या बोलते हैं इसको? लंडन डिस्पर्सिव फोर्स, यानी कि लंडन फोर्स भी कह सकते हैं इसको, है ना। इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में ना आपका डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है, ना ही आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। ऐसे मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स होता है उसको बोला जाता है लंडन डिस्पर्सिव फोर्स या लंडन फोर्स भी कह सकते हैं। तो आयोडीन मॉलिक्यूल के बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है? आपका लंडन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, चलिए अब आता है अगले क्वेश्चन की तरफ।
ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका ये है, सॉरी ऊपर वाला मिट गया है ना, ये हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्रेफाइट कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज, इस क्वेश्चन का आंसर आपका ग्लास था और यहां ये था, ग्रेफाइट कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज, ग्रेफाइट को क्या नहीं कहेंगे, है ना। तो ग्रेफाइट आपको पता होगा, ग्रेफाइट करंट को पास करता है, यानी कि कंडक्टिंग सॉलिड, सही बात है। ग्रेफाइट नेटवर्क सॉलिड भी कहलाता है, ठीक है, मैंने आपको बताया भी। ग्रेफाइट आपका कोवलेंट सॉलिड भी कहलाता है ना, ये भी, क्योंकि ग्रेफाइट के मॉलिक्यूल्स, ग्रेफाइट में क्या होता है, कार्बन होता है, और कार्बन कौन सा बॉन्ड बनाता है, कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, इसलिए ये भी होगा। क्या ग्रेफाइट आयनिक सॉलिड होता है क्या? नहीं। क्या ग्रेफाइट आयंस में टूटता है क्या? बिल्कुल नहीं। तो ग्रेफाइट को नहीं कहा जा सकता है क्या? आयनिक सॉलिड। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका डी। तो 7 का आंसर क्या हो गया आपका? डी। चलिए, तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट स्लाइड में 3 क्वेश्चंस और सॉल्व हो गए आपके, ठीक है। नेक्स्ट तरफ आते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखिएगा बढ़िया से। अब इसमें आपको देख रहा होगा कि आपके जैक के क्वेश्चंस ज्यादा है, आपका DPP2 आ गया है ना, और टॉपिक आपका बन गया है आपका यूनिट सेल एंड क्रिस्टल लैटिस। ये इंपॉर्टेंट है ज्यादा। इसके पहले आपने सॉलिड के क्लासिफिकेशंस और उनके प्रॉपर्टीज से रिलेटेड MCQs देखे थे। अब आपका नया टॉपिक आ गया यूनिट सेल एंड क्रिस्टल लैटिस। इसके MCQs आप देखेंगे, है ना। क्या है देखिए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ये क्वेश्चंस बहुत बार झारखंड बोर्ड में आता है। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कितने पार्टिकल होते हैं, बॉडी सेंटर में कितने पार्टिकल होते हैं, फेस सेंटर में कितने पार्टिकल्स होते हैं। देखिए आपके यहाँ पर 2 ईयर में आपको क्वेश्चंस दिख भी रहा होगा। ये क्वेश्चन झारखंड बोर्ड में बहुत बार पूछा जाता है। देखिए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने का एक फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कह सकते हैं या नंबर ऑफ एटम्स निकालने का एक फॉर्मूला होता है, NC/8 प्लस NF/2 प्लस NE/4 प्लस NB/1। ऑफलाइन क्लासेस में आपने पढ़ा होगा ये चीज, ठीक है। अगर नहीं पढ़ा है तो आप देख लीजिए, पहले आप थ्योरी पढ़िएगा तब आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। अब आपका आता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कितने एटम्स होते हैं। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल किसे कहा जाता है? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल उस यूनिट सेल को कहा जाता है जहां पार्टिकल केवल और केवल कॉर्नर पर ही हो, जहां पार्टिकल केवल कहां पे हो, कॉर्नर पर हो, है ना। तो कॉर्नर होता कितना है यूनिट सेल में? 8, है ना। तो यहां पर आपको 8 पुट कर देना है, तो आपका क्या हो जाएगा बोलिए? 8/8। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कितने एटम्स हो गए? 1 एटम हो गए, ठीक है। क्लियर हुआ? जहां पार्टिकल केवल कितने पर, कहां पर हो? 8 कॉर्नर पर ही हो, और कॉर्नर 8 होता है, इसलिए 8/8 सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में केवल 1 एटम होंगे, ठीक है। उसके बाद आपका आता है कौन सा यूनिट सेल है? बॉडी सेंटर्ड। ये भी देख लेते हैं, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में कितने एटम्स होते हैं। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल किसे कहा जाता है? ये सिंपल क्यूबिक हो गया। बॉडी सेंटर कहा जाता है जहां पार्टिकल आपका कॉर्नर के साथ साथ बॉडी सेंटर पर भी हो। ये आपका हो गया कॉर्नर, और ये हो गया आपका बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर एकदम बीच में होता है ना। तो कॉर्नर के लिए आप क्या लिखेंगे? 8/8 प्लस फेस सेंटर पे होता नहीं है, एज सेंटर पर होता नहीं, ये आपका फेस सेंटर कहलाता है, ये आपका एज सेंटर कहलाता है, और ये आपके बॉडी सेंटर हो गया। तो यहां नहीं, यहां नहीं, यहां होगा, प्लस 1/1। तो ये कितना एटम हो गया बोलिए? 2। तो बॉडी सेंटर यूनिट सेल में 2 एटम होते हैं। अगर आपका क्वेश्चन रहता फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में कितने एटम्स होते हैं, ये हो सकता है आपके एग्जाम में इस बार आ जाए। ये दोनों आपको नहीं पूछा गया है ना। तो कॉर्नर पर क्या हो जाएगा आपका? 8/8 प्लस फेस सेंटर पर होता है, फेस सेंटर पर अगर एटम्स होता तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनेगा, देखिए, है ना। फेस सेंटर यूनिट सेल का मतलब होता है जहां एटम कॉर्नर के साथ साथ हर एक फेस के सेंटर पर भी हो। हर एक फेस का सेंटर का मतलब ये फेस सेंटर, ये फेस सेंटर, ऊपर, नीचे, सामने, पीछे। 6 फेस सेंटर आपका होता है, कॉर्नर के अलावा 6 फेस सेंटर और। तो फेस सेंटर यहां पुट कर दीजिए, 6/2 यानी कि 1, और ये हो गया 3 प्लस 1 कितना? 4, है ना। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में 1 एटम होंगे, BCC में 2 एटम होंगे, FCC में 4 एटम होंगे। इसको आप रट लीजिए, पूरी तरह से याद रखिएगा, बहुत बहुत यूज होता है इसका। सिंपल में 1, BCC में 2, FCC में 4। इसको याद करने का एक ट्रिक भी है, सीधा समझिएगा। सिंपल अगर कोई चीज है तो समझ लीजिए 1, ऐसे याद रखिए, सिंपल मतलब 1। अब BCC का 2 ऐसे कैसे याद रखिएगा? जैसे अल्फाबेट में A के बाद B आता है, उसी तरह से नंबर में 1 के बाद क्या आता है? 2। तो B से आप 2 याद रख लीजिएगा। B से क्या याद रखिएगा? 2। और उसके बाद FCC में कितने एटम्स होंगे? तो F से आप क्या याद रखिएगा? 4। F for 4, F से 4, B से 2, और सिंपल मतलब 1। इसको ट्रिक से याद रखिएगा, इतना आपको करने का जरूरत नहीं है, मैंने आपको करके जरूर बता दिया, लेकिन आपको सीधा याद रखना है। तो बताइए, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कितने पार्टिकल्स होते हैं? तो क्या लिखेगा? 1, ठीक है, सिंपल क्यूबिक। उसके बाद नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन बॉडी सेंटर यूनिट सेल में कितने एटम्स होते हैं या पार्टिकल्स होते हैं? तो बॉडी सेंटर में कितने होते हैं? 2, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद आता है, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। आपने पढ़ा होगा ऑफलाइन में कि यूनिट सेल क्रिस्टल सिस्टम
क्रिस्टल सिस्टम क्या होता है, आपने क्लासेस में पढ़ा होगा, देयर आर 7 क्रिस्टल सिस्टम्स, आपने पढ़ा होगा 7 क्रिस्टल सिस्टम्स, है ना, उससे भी क्वेश्चंस आपके आते हैं। और एक बार जैक 2020 में क्वेश्चन 7 क्रिस्टल सिस्टम से एक क्वेश्चन आया है ना, और वो क्वेश्चन क्या है आपके सामने लिखा हुआ है, आप जरा पढ़िए और ट्राई करिएगा खुद से बनाने का, ठीक है। क्वेश्चन आपका क्या है देखिएगा, है ना। In orthorhombic crystal system, the axis angle alpha beta gamma are. ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम में अल्फा बीटा गामा कितने एंगल का होता है, ठीक है। तो आप सुनिएगा, आपको याद रखेगा, क्यूबिक, टेट्रागोनल और ऑर्थोरोम्बिक तीनों का जो अल्फा बीटा गामा होता है वो 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। क्यूबिक, ऑर्थोगोनल और टेट्रागोनल, है ना, ऑर्थोरोम्बिक और टेट्रागोनल तीनों का जो एंगल होता है 90 डिग्री। आप सातों क्रिस्टल सिस्टम के डायमेंशन को याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। अब मैं चूंकि अब थ्योरी तो नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं, नहीं तो आपको 7 क्रिस्टल सिस्टम के डायमेंशंस को या फिर जो डायमेंशन होते हैं अल्फा बीटा गामा और ABC कैसे याद रखा जाता है, इसके लिए मैं आपको स्पेशल कभी क्लास दे दूंगा, है ना, 1 शॉर्ट वीडियो करके, तब आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। लेकिन अभी फिलहाल मैं बता देता हूं कि ऑर्थोरोम्बिक में अल्फा बीटा गामा तीनों एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का, इसलिए होगा इक्वल टू 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ FCC। अब ये पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब होता है एक यूनिट सेल में होता क्या है? एटम्स होता है। एक यूनिट सेल में क्या होता है? एटम्स होता है। तो क्या एटम यूनिट सेल के सारे भाग को कवर कर लेता होगा? नहीं, है ना। यूनिट सेल के अंदर एटम्स कुछ ही भाग को कवर करता है, कुछ भाग आपका खाली भी रह जाता है। दो गोला को कितना भी नजदीक कर दो, कुछ ना कुछ खाली स्पेस तो छूट ही जाता है। तो किसी यूनिट सेल में अगर एटम्स प्रेजेंट है तो कितना परसेंटेज भाग, है ना, एटम से घिरा हुआ है, दैट परसेंटेज भाग इज कॉल्ड पैकिंग फ्रैक्शन। तो FCC में क्या पैकिंग फ्रैक्शन होते हैं? तो मैं आपको तीनों के पैकिंग फ्रैक्शन बता देता हूं, क्योंकि ये आपके एग्जाम में बहुत पूछता है। सिंपल क्यूबिक का पैकिंग फ्रैक्शन 52.4% होता है। इसको पैकिंग एफिशिएंसी भी कहा जाता है। अगर आप परसेंटेज बोलेंगे तो पैकिंग एफिशिएंसी बोलिएगा, और परसेंटेज को हटा दीजिएगा तो ये आएगा 0.524। इसको पैकिंग फ्रैक्शन कहा जाता है। सिंपल क्यूबिक के पैकिंग फ्रैक्शन का वैल्यू होता है 0.524। उसी तरह से FCC का, है ना, पैकिंग फ्रैक्शन का वैल्यू होता है 74%, और आप इसको पैकिंग एफिशिएंसी 74% होता है, पैकिंग फ्रैक्शन में आप बोलिएगा 0.74। BCC का पैकिंग एफिशिएंसी होता है 68%, है ना, और अगर फ्रैक्शन बोलिएगा तो होगा 0.68। ये तीनों याद रखिएगा आप, है ना। क्वेश्चंस तो आपका एक ही सॉल्व हो रहा है, लेकिन इसके इर्द गिर्द कितने क्वेश्चंस और सॉल्व हो सकते हैं वो भी आप देख रहे होंगे, है ना। तो पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ FCC का पैकिंग फ्रैक्शन कितना होता है? 0.74। ये हो गया। आपके एग्जाम में सिंपल क्यूबिक BCC दोनों आ सकता है, ठीक है। चलिए, A metal has FCC arrangement and age length of unit cell is 400 picometer. Its atomic radius is जैक 2022 में आया वो क्वेश्चन है ना। तो ये क्या होता है आप समझिएगा, है ना। एज लेंथ आपको दिया हुआ है और आपसे क्या पूछ रहा है? रेडियस पूछ रहा है। तो आप देखिएगा, सिंपल क्यूबिक के लिए, FCC के लिए और BCC के लिए A और R का एक रिलेशन होता है ना। सिंपल क्यूबिक के लिए होता है A = 2R, FCC के लिए होता है A = 4R/√2, और BCC के लिए A बराबर होता है 4R/√3। ये रिलेशन होता है, याद रखिएगा। इसको प्रूफ भी होता है ना, नोट्स में, थियोरेटिकल क्लासेस में इसको प्रूफ भी किया जाता है। अब देखिएगा, FCC के लिए आपको एज लेंथ दे दिया है 400। FCC मतलब ये फॉर्मूला लगने वाला है, आपको ये दे दिया 400। आपसे क्या पूछ रहा है? रेडियस पूछ रहा है, मतलब R पूछ रहा है आपसे, है ना। तो फॉर्मूला लगा दीजिए, इसको क्या दिक्कत है, आराम से बनेगा, है ना। देखिए क्या होगा, A = 4R/√2। तो R = क्या हो जाएगा? A√2/4। तो A का वैल्यू पुट कर दीजिए। A का वैल्यू कितना होगा बोलिए? 400 × √2/4। यही होगा आपका 400। इसको काट दीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा 100। तो हो जाएगा 100 × √2 का वैल्यू होता है 1.414। इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 141.4 आएगा, और 141.4 पिकोमीटर इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब आप ऑप्शन देखिएगा तो 141.4 तो नहीं है, लेकिन 142 पिकोमीटर जरूर है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा C। तो 12 का आंसर हो गया आपका C, ठीक है। चलिए, देख लिया आपने। नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट स्लाइड, सॉरी, है ना। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है आपको देखिएगा, फिर से वही टॉपिक है आपका। वो टॉपिक आपका कंप्लीट नहीं हुआ है अभी, इस टॉपिक से कुछ और क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। पहला, एन आयनिक कंपाउंड हैज यूनिट सेल कंसिस्टिंग ऑफ A atom at the corner and B atom at the center of face of the cube. The empirical formula of compound is। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। मैंने आपको अभी एक फॉर्मूला दिया था, NC/8 + NF/2 + NE/4 +
NB/1। इस फॉर्मूला की मदद से आप फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड नाम का एक टॉपिक को कवर कर सकते हैं। देखिए बहुत शॉर्टकट से बनाने का कोशिश कीजिएगा क्योंकि ये आपका ऑब्जेक्टिव है। ए एटम एक कंपाउंड है, दो एटम से मिलकर बना है, ए और बी। ए कहां पर प्रेजेंट है देखिए तो कॉर्नर, तो ए सिर्फ यहां पर प्रेजेंट है, तो ए का नंबर ऑफ एटम कितना हो गया बोलिए 8/8 यानी कि 1। कॉर्नर आपका 8 होता है, याद रखिएगा कॉर्नर आपका 8 होता है, फेस सेंटर आपका 6 होता है, एज सेंटर आपका 12 होता है, बॉडी सेंटर आपका 1 होता है, तो ए का नंबर कितना हो गया 1। बी के बारे में क्या बोला है देखिए तो बी एटम कहां प्रेजेंट है आपका फेस सेंटर, फेस सेंटर का मतलब यहां पर, तो क्या हो जाएगा बोलिए 6/2 यानी कि कितना 3। तो ए हो गया 1, बी हो गया 3, इसलिए कंपाउंड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बोलिए AB3। ए का नंबर 1, बी का वैल्यू 3, तो फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड क्या हो जाएगा AB3। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा AB3, है ना, क्लियर हो गया होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का है और आप देख रहे हैं, ज्यादा दूर जाने का जरूरत नहीं है, रिसेंटली 2023 का क्वेश्चन है ये। क्या है, an ionic compound has BCC structure with atom A occupy at the corner of the unit cell and B at the body center, formula of compound E। A आपका कॉर्नर पर है और B आपका बॉडी सेंटर पर है, तो फॉर्मूला क्या होगा। सेम क्वेश्चन है, बस इस बार B जो है आपका फेस सेंटर ना होके कहां है बॉडी सेंटर पर। तो मैं इसे मिटा देता हूं, इस क्वेश्चन को तो कवर हो गया है ना। A चूंकि कॉर्नर पर है इसलिए मैं रहने देता हूं, A तो वही हो गया 1। बी आपका बॉडी सेंटर पर है, तो बताइए बॉडी सेंटर कहां होता है, यहां होता है, तो क्या हो जाएगा 1/1 यानी कि 1। तो ए भी 1 बी भी 1, इसलिए इस कंपाउंड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा ए बी। इसलिए इस कंपाउंड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा ए बी, यानी कि 14 का आंसर आपका सही हो जाएगा ए। तो 14 का हो गया आपका ए। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, देखिएगा इसको फिर से मैं मिटा देता हूं। ठीक है, पिछले लेक्चर में या पिछले स्लाइड में आपने पैकिंग फ्रैक्शन देखा था। अब पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, कितना परसेंटेज भाग एटम से घिरा हुआ है, मैंने आपको बताया था। अब अगले क्वेश्चन में यहां क्या पूछा आपसे, एम्प्टी स्पेस इन बॉडी सेंटर। एम्प्टी स्पेस कैसे निकालेगा, एम्प्टी मतलब खाली जगह। तो देखिए आपने पढ़ा सिंपल क्यूबिक में 52.4% एटम से घिरा होता है। अभी अपने पढ़ा पैकिंग एफिशिएंसी, एफसीसी में 74% एटम से घिरा होता है और बीसीसी में 68% एटम से घिरा होता है स्थान, है ना। तो बताइए अगर 52.4% एटम से घिरा हुआ है स्थान, तो खाली स्थान कितना होगा। तो खाली स्थान जब भी निकालना है तो 100 से पैकिंग एफिशिएंसी को माइनस कर दीजिएगा, तो ये आपका आएगा 47.6%। एफसीसी का कितना आएगा बोलिए 100 - 74, ये आपका आएगा 36%। और इसका कितना आएगा बोलिए तो 36 नहीं 26 होगा, है ना। इसका कितना आएगा 100 - 68 यानी कि 32%, है ना। चलिए अब बता रहा है, आपसे पूछ क्या रहा है, परसेंटेज एम्प्टी स्पेस इन बॉडी सेंटर। तो बॉडी सेंटर में खाली स्थान कितना निकला बोलिए 32%, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 32। आपसे पूछता है पैकिंग एफिशिएंसी तो बोलते हैं 68, लेकिन आपसे पूछ रहा है पैकिंग एफिशिएंसी नहीं, आपसे पूछ रहा है एम्प्टी स्पेस, तो कितना हो जाएगा 32। एफसीसी का पूछता तो 26, सिंपल क्यूबिक का पूछता तो 47.6। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी। बताइए करेक्ट ऑर्डर ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी कौन सा होगा बोलिए। सबसे ज्यादा पैकिंग एफिशिएंसी किसका है, एफसीसी का। सबसे ज्यादा किसका होगा, एफसीसी का नंबर 1। उसके बाद किसका है, बीसीसी का। उसके बाद किसका है, सिंपल क्यूबिक का। तो देखिए सबसे ज्यादा एफसीसी, फिर बीसीसी, फिर सिंपल क्यूबिक, कौन सा ऑप्शन में सही है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी में सही है। सबसे ज्यादा एफसीसी, फिर बीसीसी, फिर सिंपल क्यूबिक। ठीक है, तो ये आपका आंसर, ये दोनों क्वेश्चन का आंसर इसी चीज से कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग 17, है ना। फिर से आपका वही टॉपिक है, ठीक है, फिर से आपका टॉपिक वही है। ठीक है, डीपीपी 2 ही चल रहा है अभी भी। क्या है, एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर, है ना, इन एफसीसी, बीसीसी एंड सिंपल क्यूबिक। मैंने अभी जस्ट बताया आपको, सिंपल क्यूबिक के लिए ए बराबर होता है 2r, है ना। उसके बाद एफसीसी के लिए होता है a बराबर 4r/√2। देखिए एक ही फॉर्मूला का यूज कितना हो रहा है। बीसीसी के लिए क्या होता है, a = 4r/√3। अब आपसे पूछ रहा है एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल, एज लेंथ का फॉर्मूला क्या होगा, है ना, इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ एटम, रेडियस के टर्म्स में। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है बोलिए, एफसीसी। तो एफसीसी के लिए ए और आर का रिलेशन क्या है बोलिए तो a बराबर 4r/√2। इसको चाहें तो आप 2√2r भी तो लिख सकते हैं। 4 को आप 2√2 लिख सकते हैं, तो √2 से √2 कट जाएगा तो 2√2 बचेगा, है ना। तो एफसीसी सबसे आगे है, फिर आपका क्या है बोलिए बीसीसी। तो सबसे पहले आपका क्या होगा, a बराबर 2√2, यहां दिख रहा है आपको, यहां भी दिख रहा है, यहां भी दिख रहा है, ये दोनों में नहीं दिख रहा है, इसलिए दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया। उसके बाद आपका बीसीसी है, तो a बराबर क्या होता है 4r/√3। कहां दिख रहा है बोलिए 4r/√3, यहां आपका नहीं दिख रहा है, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो गया। यहां आपको 4r/√3 दिख रहा है। साथ साथ सिंपल भी दिख रहा होगा, सिंपल के लिए a बराबर क्या होता है 2r, और यहां पर 2r दिख रहा है, इसलिए 17 का आंसर क्या हो जाएगा 1 या 17 का a। ठीक है, चलिए क्वेश्चन भी हो गया आपका।
लिख लिया होगा आपने। अब आता है क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। इस क्वेश्चन का आंसर 1 हुआ, सॉरी, है ना। तो 17 का आंसर हो गया आपका 1, ठीक है। 18 देखते हैं। एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल ऑफ क्रोमियम मेटल इज 287 पिकोमीटर विद बीसीसी अरेंजमेंट, एटॉमिक रेडियस इज। वही क्वेश्चन जो आपने थोड़ा देर पहले 2023 वाला देखा था, वही वाला क्वेश्चन है, सॉरी, है ना। तो यहां पर लेकिन एक चीज क्या लिखा हुआ है, बीसीसी। तो बीसीसी के लिए ए बराबर क्या होता है, बोलिए 4r/√3, है ना। आपसे पूछा रेडियस क्या होगा, तो r बराबर क्या हो जाएगा, a√3/4। तो a कितना हो गया बोलिए, है ना। एज लेंथ कितना दिया हुआ है, 287 इंटू √3 का वैल्यू आप क्या रखिएगा, 1.732/4, है ना। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा और कैलकुलेट करने के बाद मैं आपको आंसर बता देता हूं। इसको कैलकुलेट करने के बाद आपका सी आंसर आएगा 124.27, यही आएगा। आप खुद से कैलकुलेट करके देख सकते हैं, इसको डिवाइड करके फिर मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। टाइम अपना सेव कीजिएगा, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं आप घर पे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका ऐसे आएगा सी। तो 18 का क्या हो गया आपका आंसर, सी, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं। तो 17 का ए हो गया और 18 का क्या हो गया, सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है देखिएगा। अब आपका आता है DPP3, है ना। DPP1 हो गया, DPP2 हो गया, DPP3 देखते हैं। अब आप टॉपिक चेंज हो गया आपका, यहां क्या लिखा हुआ है, क्लोज पैकिंग एंड डेंसिटी ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल, है ना। टॉपिक चेंज। इसके पहले तक आपने देखा, आपसे पूछा गया था एज लेंथ और रेडियस का रिलेशन, फिर आपसे पूछा गया था नंबर ऑफ एटम्स का क्वेश्चंस था, फिर उसमें पैकिंग एफिशिएंसी का क्वेश्चंस था। तो हर बार आप टॉपिक चेंज हो रहा है तो आप देख रहे हैं क्वेश्चंस भी बदल रहा है। इस बार आपका क्वेश्चन जो है पैकिंग एफिशिएंसी और क्लोज पैकिंग पर है, ठीक है। अब वो क्वेश्चंस क्या है देखिए, हाउ मेनी Cl- आयंस आर देयर अराउंड Na+ इन NaCl। देखिए ये दो बार आपसे क्वेश्चन पूछा है और इसी टॉपिक को आप कोऑर्डिनेशन नंबर के अंदर भी पढ़ते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर टॉपिक झारखंड बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। तो देखिएगा खास करके आपको ये 3 कोऑर्डिनेशन नंबर को बहुत अच्छे से याद रखना है। ये 3 कोऑर्डिनेशन नंबर आपको अच्छे से याद होना चाहिए, तीनों का कोऑर्डिनेशन नंबर। ऐसे CF2 और NO2 वो भी होता है, फ्लोराइड और एंटी फ्लोराइड, लेकिन जैक बोर्ड में मुझे उम्मीद नहीं है कि वो सब क्वेश्चन पूछेगा। लेकिन NaCl, ZnS और CaCl का कोऑर्डिनेशन नंबर। NaCl में Na+ के इर्द गिर्द कितने Cl- होते हैं या Cl- के इर्द गिर्द कितने Na+ होते हैं, ये क्वेश्चंस आता है। या ये बोल सकता है कि Na+ का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है और Cl- का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। तो याद रखिएगा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर Na+ का भी 6 है और Cl- का भी 6 है, इसलिए 6:6 लिखाता है, ठीक है। ZnS में कोऑर्डिनेशन नंबर Zn2+ का भी 4 होता है और S2- का भी 4 होता है, यानी कि Zn2+ के इर्द गिर्द 4 S2- होंगे और S2- के इर्द गिर्द 4 ZnS होंगे, ठीक है। Zn2+ होंगे, सॉरी, ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। CaCl में CS+ के इर्द गिर्द 8 Cl- होते हैं और Cl- के इर्द गिर्द 8 CS+ होता है, मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है आपका 8:8। ये बहुत आपसे पूछेगा क्वेश्चंस। तो देखिए यहाँ पे क्या पूछा है, हाउ मेनी Cl- आयंस आर देयर अराउंड Na+ इन NaCl, है ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 6। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 6, ठीक है। फिर से देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ BCC पार्टिकल, ठीक है। तो आपको इसके लिए एक चीज और आपको मैं बता देता हूं, ये तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया। इस तरह से आपको कोई एग्जांपल दे दे तो इसके अलावा आपको सिंपल क्यूबिक, FCC और BCC, इन तीनों का कोऑर्डिनेशन नंबर तो बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, है ना। सिंपल क्यूबिक का कोऑर्डिनेशन नंबर आपका होता है 6, FCC का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 12 और BCC का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 8, है ना। अब ये कैसे होता है, ये इस वीडियो में मैं नहीं बता सकता क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव वीडियो है आपका, डिस्क्रिप्टिव नहीं है, नहीं तो मैं बता दूंगा अगर कभी 1 शॉट वीडियो दिया तो, ठीक है। तो सिंपल क्यूबिक का कोऑर्डिनेशन नंबर 6, FCC का 12, BCC का 8। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ BCC, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 8। क्या हो जाएगा, 8। तो BCC का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 8। सिंपल क्यूबिक का रहता 6, FCC का रहता तो 12 होता, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका 8। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। अच्छा एक चीज और याद रखिएगा, इसमें एक चीज और जोड़ दीजिए, CCP या HCP। हालांकि CCP FCC को ही बोलते हैं, इन दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर भी 12 होता है, ठीक है। ये कहलाता है आपका क्यूबिक क्लोज पैकिंग और ये कहलाता है आपका हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 12, है ना। तो SCP का कोऑर्डिनेशन नंबर आपका कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं और ये आपके डेंसिटी का क्वेश्चन है, इसको आप जरूर से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए ये डेंसिटी का क्वेश्चन है। डेंसिटी का जो न्यूमेरिकल्स होता है ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स में से एक है और डेंसिटी का फॉर्मूला आपने क्लास में पढ़ा होगा। डेंसिटी अगर किसी यूनिट सेल का निकालना है तो फॉर्मूला होता है Z × M/A³ × Na।
ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। जहां Z है आपका नंबर ऑफ एटम, M है आपका मोलर मास, A है आपका एज लेंथ और ये है आपका एवोगाड्रोस नंबर और D क्या है आपका डेंसिटी, है ना। तो देखिए इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एटॉमिक मास आपको कितना दिया हुआ 100, यानी कि ये आपको दे दिया है 100, है ना। BCC बोल दिया है तो BCC का नंबर ऑफ एटम आपने जस्ट देखा, 2 एटम होता है। इसके पहले के पहले स्लाइड में आप लोगों को दिखाया था, इसका नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो ये हो गया। एज लेंथ आपको दे दिया 400 पिकोमीटर, लेकिन गौर से देखिएगा यहाँ यूनिट है पिकोमीटर और आप देख रहे होंगे सारे ऑप्शंस में आपको डेंसिटी का यूनिट क्या दिख रहा है, सेंटीमीटर। इसका मतलब इस पिकोमीटर को सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा, यहाँ आपका क्यूब होगा, ठीक है। चलिए तो इसको बदल देते हैं, ठीक है। और Na आपका एवोगाड्रोस नंबर है तो सब पुट कर दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। इसका न्यूमेरिकल्स थोड़ा कैलकुलेटिव होता है तो आपको मल्टीप्लाई डिवाइड ज़्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले एज लेंथ जो दिया है आपका 400 पिकोमीटर है, इसको सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा और 1 पिकोमीटर बराबर होता है 1 पिकोमीटर इक्वल टू 10 टू दी पावर माइनस 10 सेंटीमीटर होता है ना। तो इसको 10 टू दी पावर माइनस 10 सेंटीमीटर कर दिए, ये एज लेंथ हो गया आपका, ठीक है। अब आपको डेंसिटी निकालना है, डायरेक्ट पुट कर दीजिएगा। जेड का वैल्यू कितना हो गया 2 क्योंकि BCC है, मोलर मास कितना हो गया 100, चलिए भी ठीक। एज लेंथ कितना हो जाएगा तो 400 गुने 10 का पावर माइनस 10 का होल क्यूब इंटू एवोगाड्रोस नंबर आप पूरा ना रख पाएं 6.022 इंटू 10.23 होता है, लेकिन याद रखिएगा अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना रहे हैं तो 6.022 को केवल 6 लेके भी काम चला लीजिएगा, आंसर लगभग आ ही जाता है। तो इन सभी को आप पुट कर दिएगा तो क्या आंसर आपका आएगा, 2 गुना 100 200, 400 का होल क्यूब है, फिर 6 से गुना है और 10 का पावर। ये सब कैलकुलेशन आप खुद से घर पे करिए, हम सिर्फ आपको मैं आंसर बता देता हूं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा आपका B 5.19, यही आंसर आएगा, आप खुद से कैलकुलेट करके देख सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा आपका 5.19, ठीक। चलिए देख लीजिएगा। अब आता है नेक्स्ट स्लाइड, ठीक। अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इन फेज सेंटर्ड यूनिट सेल। देखिए ये टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होता है, देखिए आपने पढ़ा भी फेज सेंटर यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, तो नंबर ऑफ एटम्स फेज सेंटर में होते हैं 4। तो पूछ रहा आपसे इसमें टीवी कितने होते हैं और ओवी कितने होते हैं, ये क्वेश्चन आपके नीट में क्वेश्चन भी आया हुआ है, टीवी कितने होंगे इसमें। तो आपको मैं बता देता हूं, मैंने क्लास में भी बताया है आपको ऑफलाइन सेंटर में कि अगर नंबर ऑफ एटम्स जितना होगा उसका डबल आपका टेट्राहेड्रल वॉइड होगा और उतना ही आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा। तो नंबर ऑफ एटम चूंकि 4 हैं तो टीवी कितना हो जाएगा 4 गुना 2 यानी कि 8। और अगर आपसे ओवी पूछ लेता तो ओवी कितना होता है, केवल 4। तो नंबर ऑफ एटम चूंकि 4 है तो टीवी हमेशा डबल होता है और ओवी उतना ही होता है ना। तो नंबर ऑफ एटम 4 है तो टीवी कितने होंगे 8 होंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 8, ठीक है। चलिए व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ स्क्वायर क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर इन 2 डायमेंशन, है ना। अब ये 2 डायमेंशन का क्या होता है सुनिएगा, स्क्वायर क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर इन 2 डायमेंशन इसको बोलते हैं, देखिएगा, है ना। ये आपका हो गया स्क्वायर क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर इन 2D। 2D का मतलब सिर्फ 2 ही एक्सेस होगा, 3 एक्सेस नहीं होगा। अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, तो एक बात बताइए, किसी गोला को पकड़िए, ये गोला कितने और गोलों से टच है बोलिए, एक ऊपर वाले से टच है, एक लेफ्ट वाले से, एक नीचे वाले से, एक राइट वाले से। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा 4। स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2D, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा 4। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं आपका, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स इन सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड स्ट्रक्चर्स आर रेस्पेक्टिवली, है ना। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन तो आपको पिछली स्लाइड से भी मिल सकता था। सिंपल क्यूबिक, उसके बाद आपका कौन सा आता है BCC और FCC में कितने कितने एटम्स होते हैं। तो सिंपल क्यूबिक में कितने एटम होते हैं 1, मैंने आपको ट्रिक से भी बताया। BCC में कितने एटम होते हैं 2 और FCC में कितने एटम होते हैं 4। तो इसका नंबर ऑफ एटम का रेशियो क्या होगा बोलिए 1:2:4, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा 1:2:4, 25 का आंसर हो जाएगा आपका A, ठीक है। ये क्वेश्चन अभी जस्ट मैंने बताया, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ CSCl मैंने बताया था ना थोड़ा जस्ट इसके पहले वाला में, क्या कोऑर्डिनेशन नंबर होता है CS प्लस और Cl माइनस दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है बोलिए 8:8, यानी कि 26 का आंसर हो जाएगा A। Na प्लस Cl का क्या होता है 6:6। Zn2 प्लस S2 माइनस का क्या होता है 4:4 और CS प्लस Cl माइनस का क्या होता है 8:8, ठीक है। ये सब डेटा आपको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा, ठीक है, तभी आपसे बनेगा, ठीक है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक। 27, 28 अगला क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए एक टर्म आता है आपका रेडियस रेशियो, रेडियस रेशियो, ठीक है। आज तक झारखंड बोर्ड में इससे क्वेश्चन पूछा तो नहीं है, लेकिन फिर भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन आपके सामने डाल दिया, ठीक है। ये रेडियस रेशियो क्या होता है, जैसे आप टेट्राहेड्रल वॉइड आपने पढ़ा होगा, टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होता है, अगर आपका 3 एटम ऐसे अरेंज है ना ट्रायंगुलरली, और इसके एक खाली स्थान के ऊपर दूसरा एटम रख दिया जाए ऐसे, तो अंदर में जो स्पेस बनता है ये वाला स्पेस, है ना, दैट स्पेस इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल वॉइड,
है ना। अगर आप इसको एटम मान लेते हैं, है ना, अगर ये इसको एक एटम मान लेते हैं और इसका रेडियस को छोटा आर मान लेते हैं, और ये जो बड़ा एटम है जो इसको बना रहा है इसका रेडियस को अगर कैपिटल आर मान लेते हैं, तो ये छोटा आर और बड़ा आर का रेशियो को ही बोलते हैं रेडियस रेशियो। क्या बोलते हैं? रेडियस रेशियो। ठीक है, क्लियर? ये हो गया आपका टेट्राहेड्रल वॉइड। तो आपसे पूछा है कि और एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी होता है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या होता है? अगर आप तीन स्फीयर को ऐसे ले लिए ट्रायंगुलरली, इसके ऊपर तीन एटम को ऐसे रख दिए, एक ऊपर, एक यहां और एक यहां, ठीक है, तो अंदर में जो स्पेस यहां बन के तैयार होगा या जो एटम का स्पेस बन जाएगा, दैट स्पेस इज कॉल्ड एज ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है, और इसका रेडियस को अगेन आप स्मॉल आर मान लीजिएगा और एटम का रेडियस को आप कैपिटल आर मान लीजिएगा, तो इस स्मॉल बाई कैपिटल आर को ही बोलेंगे रेडियस रेशियो। ठीक है, तो टेट्राहेड्रल वॉइड का भी कुछ रेडियस रेशियो होता है और ऑक्टाहेड्रल वॉइड का भी कुछ रेडियस रेशियो होता है। ये वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा, इसका कैलकुलेशन होता है। कैलकुलेशन आपको याद नहीं रखना है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आप सिर्फ वैल्यू याद रखिएगा, है ना। तो टेट्राहेड्रल वॉइड का जो रेडियस रेशियो होता है, मैं यहां लिख देता हूं, आर बाई आर होता है 0.225 होता है। क्या होता है? 0.225। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड का जो रेडियस रेशियो होता है वो होता है आर बाई आर इक्वल टू 0.414 होता है। ठीक है, अब आपसे यहां क्वेश्चन में क्या पूछा है? रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज स्मॉल आर एंड रेडियस ऑफ एटम इज कैपिटल आर। वो तो होता ही है, रिलेशन बिटवीन स्मॉल एंड आर एंड कैपिटल आर। तो बताइए, इस ऑक्टाहेड्रल का बात किया है तो आर बराबर क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 0.414 इंटू कैपिटल आर, ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा स्मॉल आर इक्वल टू 0.414 इंटू कैपिटल आर। अब इस क्वेश्चन में एक बात याद रखिएगा, अगर यहां पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड की जगह टेट्राहेड्रल रहता तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होता आपका? 0.225 इंटू कैपिटल आर। ठीक है, चलिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 27 का ए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, और ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है इस तरह का क्वेश्चन, ये नीट का क्वेश्चन है, नीट में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, बहुत ही आसान होता है। यहां भी एक टॉपिक आप पढ़िएगा, फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। यहां भी एक टॉपिक पढ़िएगा, कौन सा टॉपिक है? फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। देखिएगा, a compound is formed by cation C and anion A. The anion forms SCP lattice and cation occupy 75% of octahedral void. The formula of compound is. देखिएगा, ऐसे क्वेश्चंस को कैसे बनाते हैं देखिएगा, है ना। एक कंपाउंड इज फॉर्म बाय cation C and anion A, है ना, दो चीजें मिलकर बना है, सी और ए। एनायन फॉर्म्स हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड। ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चंस में जो आपका हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड या क्यूबिक क्लोज पैक्ड बना लेता है उसके नंबर को आप कुछ मान लीजिए। तो यहां एनायन, है ना, एनायन फॉर्म हेक्सागोनल, तो एनायन का नंबर आपको वो मान लीजिएगा एन, है ना। यहां मान लेते हैं लेट, इस क्वेश्चन को शॉर्ट में मैं बना रहा हूं, ए को मान लिए एन, क्योंकि ये क्या बना रहा है आपका? हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड। तो अगर ये हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड ए अगर एन बना रहा है, हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड बना रहा है, तो टीवी कितना हो जाएगा आपका? टीवी इसका डबल बनता है तो क्या हो जाएगा बोलिए? 2n। ओवी कितना हो जाएगा बोलिए? उतना ही हो जाएगा, तो ओवी कितना हो गया? n। तो 2n हो गया टीवी और ओवी हो गया आपका n। ठीक है, अब आपसे क्या पूछ रहा है कि केटायन के बारे में क्या बोला है कि केटायन ऑक्यूपाई 75% ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो C जो है आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड का 75% है, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना है बोलिए? तो n। इसका 75% आप निकाल लीजिए, 75% का मतलब होगा 75/100, n गुने 75/100, है ना। 25 से काटेगा 25 दिया 75, 25 चक 100, तो आपका ये आ जाएगा 3n/4, है ना। तो C का नंबर क्या हो गया बोलिए? 3n/4, और A का नंबर क्या हो गया? n। ध्यान से सुनिएगा, जो आपका SCP या CCP बनाता है उसके नंबर को आप कुछ मान लीजिए, n मान लिया, ये बाय डिफॉल्ट हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया कि जितना एटम आपका CCP या SCP बनाता है, टीवी उसका जस्ट डबल होता है। तो A अगर आपने n माना है तो टीवी कितना हो जाएगा? 2n, और OV कितना हो जाएगा? n, है ना। अब C के बारे में क्या बोला है कि C जो है वो आपके टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल वॉइड का 75% है। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड था कितना? n का 75%, यानी कि C आ गया आपका 3n/4, A आ गया आपका n और C आ गया आपका 3n/4। तो आपसे पूछ रहा फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, तो C/A करके देखिए, C का वैल्यू क्या है? 3n/4 इज टू A का वैल्यू कितना है? n, है ना। तो रेशियो को आप काटने जानते होंगे, n से n कट गया, और एक तरफ अगर आपका A है तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3:4। तो C हो गया आपका 3, A हो गया 4, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा C3A4। C3A4 बताइए कहां पर है? तो आपके ऑप्शन नंबर डी में है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड हो जाएगा इसका C3A4। ठीक है, ऐसे बनाते हैं, शॉर्टकट में मैंने बताया, बाकी क्लासेस में तो मैं इसे एक्सप्लेन करके बताता हूं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका C3A4, 28 का हो जाएगा डी। क्लियर? चलिए,
देखिए, तो ये वीडियो में मैं यहीं तक रहने दूंगा, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट वीडियो में मैं बाकी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करूंगा। 28 तक क्या हुआ आपका, बाकी जो क्वेश्चंस 22 क्वेश्चंस बच गए वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक और कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस अगर किसी स्टूडेंट ने झारखंड बोर्ड में एग्जाम से पहले बना लिया है तो उससे सॉलिड स्टेट चैप्टर का क्वेश्चंस नहीं छूटने वाला, ये गारंटीड है, ठीक है, क्योंकि पैटर्न सारे एग्जाम का ये रहता है। मैंने इसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर दिया है, ठीक है। देखिएगा आगे आपका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा इसमें आपका DPP4 से क्वेश्चंस होंगे, और DPP4 के अलावा मैंने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को भी इंक्लूड किया है। देखिएगा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ये है ना, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी इंक्लूड किया है। तो ये जो वीडियो होगा वो नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करूंगा। इस वीडियो में मैं यहीं तक रहने देता हूं, ठीक है। आपको इसको बनाना है और प्रैक्टिस करना है, ठीक है। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। थैंक यू।